बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से ब्रिटिश भारत छोड़ने को मजबूर हो गए थे। यह आंदोलन ऐसे समय में प्रारंभ किया गया जब दुनिया काफ़ी बदलावों के दौर से गुजर रही थी। पश्चिम में युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे थे। एक तरफ जहां भारत के लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व की आशा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए फौज तैयार कर रहे थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जन आंदोलन से भारत की आज़ादी की मजबूत जमीन तैयार हो चुकी थी, बस उसमें अब स्वतंत्रता के बीजों को बोना बचा था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे जिनसे साबित किया गया कि देश तेजी से एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। ब्रिटेन के द्वारा भारत की इच्छा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने की घोषणा और इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकारों का त्यागपत्र, ब्रिटिश शासन के द्वारा उसकी जगह कांग्रेस विरोधी दलों एवं नेताओं के नेतृत्व में सरकार का गठन, वायसराय लिलिथगो का अगस्त प्रस्ताव जो राष्ट्रवादियों को कबूल नहीं हुआ, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया जाना, क्रिप्स का भारत आगमन और बिना कुछ दिए भारत से वापस जाना आदि इसी दिशा में संकेत कर रहे थे। इतने समय तक यह लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत का साथ तो चाहती है, लेकिन इसके लिए भारतीयों को कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। यही वह पृष्ठभूमि है जिनसे गांधी जी को यह निष्कर्ष पर पहुंचाया कि अब वह उपयुक्त समय आ चुका है जब साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक नया जन आंदोलन शुरू किया जाए। फलतः अगस्त 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। बिहार प्रांत का भी इस आंदोलन में निर्णायक योगदान रहा। राजेंद्र प्रसाद ने 31 जुलाई 1942 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए संगठित रहने का आदेश दिया। उसी दिन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित एक सभा में छात्रों और युवकों ने कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन देने की योजना बनाई। मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में 5 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फिर इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने स्वीकार किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर जो नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद फुलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया। 9 अगस्त 1942 को ही अध्यादेश शासन लागू कर कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, खद्दर भंडार, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा और बिहार केंद्रीय रिलीफ अधिकोष के खाते को भी जब्त कर दिया गया। समाचार पत्रों पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने जिला कांग्रेस कार्यालय, नया कदम कुआं तथा सदाकत आश्रम को भी जब्त कर लिया। सरकार की दमनात्मक नीति का जनता द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। बिहार के लगभग सभी जगहों पर राष्ट्रीय झंडे फहराए जाने लगे। इसी क्रम में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। 11 अगस्त 1942 को पटना में विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश की, जिस पर पटना के जिलाधीश डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा उसके आदेश पर पुलिसों ने गोली चला दी। इस गोली कांड में 7 विद्यार्थी मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले विद्यार्थियों में कहें तो रामानंद सिंह, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रताप झा, राजेंद्र सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार तथा राम गोविंद सिंह थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इस गोली कांड के विरोध में 12 अगस्त को पूरे पटना में हड़ताल रखी गई। उसी शाम जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में पटना के गांधी मैदान में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें संचार सुविधाओं के ठप कर देने और सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने की बात कही गई। फलतः बिहार में हिंसात्मक घटनाओं में तेजी आई। सरकार द्वारा भी अपनी निशंस शक्ति का उपयोग कर आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। फिर भी सोनपुर, सारण, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोविंदपुर, मीनापुर, दरभंगा, गया, शाहाबाद, अरवल, पूर्णिया, पटना, कटिहार, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर आदि क्षेत्रों में काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं घटी। प्रशासन के दमन चक्र के बावजूद कुछ स्थानों पर क्रांतिकारियों ने कुछ समय के लिए सरकार को शिथिल कर दिया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने भी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने भारत छोड़ो
आंदोलन के दौरान नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक संगठन बनाया जिसे आज़ाद दस्ता कहा गया। आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय नेपाल में ही संगठित किया गया। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए किया गया ताकि युद्ध में बाधा पहुंचे। 1943 के मार्च अप्रैल माह में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर खोला गया, जिसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसका निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह को बनाया गया। आज़ाद दस्ता के सदस्यों को तोड़फोड़ के लिए 3 तरह की कार्रवाइयों की शिक्षा दी जाती थी। पहला, परिवहन और संचार के साधनों को नष्ट करना। दूसरा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नष्ट करना। तीसरा, सार्वजनिक कार्यालयों में आग लगाना। उपरोक्त कार्रवाइयों को संपन्न करने के लिए 3 तरह के उपाय थे। पहला, साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियारों और औजारों का उपयोग करना। दूसरा, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना। तीसरा, कि रासायनिक पदार्थों तथा बारूद द्वारा विस्फोट कराकर उद्योग, मिलों तथा कार्यालयों आदि का विनाश करना। इन कार्यों के लिए 2 प्रकार के दल तैयार किए गए थे। पहला, एक और वे लोग थे जो गुप्त ढंग से तोड़फोड़ की कार्रवाई चलाते थे। दूसरी ओर वे लोग शामिल थे जो व्यापक जन आंदोलन का एक अंग बनकर हिंसात्मक कार्यों संघर्षों को आगे बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आज़ाद दस्ता की कार्यप्रणाली व्यापक स्वरूप वाली थी। ऐसे संगठन को बनाने की आवश्यकता मुख्यतः 2 कारणों से महसूस की गई, जिसकी स्पष्ट व्याख्या राम मनोहर लोहिया जी द्वारा की गई है। प्रथम, तत्कालीन युवाओं में हिंसा और संघर्ष की भावना उभर रही थी, जिससे एक सही और सुनियोजित दिशा प्रदान करना जरूरी था। दूसरा, इसलिए कि अगर भविष्य में दोबारा कोई जन क्रांति का विस्फोट हो तो उस समय क्रांतिकारियों के पास ऐसे साधन और संगठन मौजूद हो जिससे वह सरकार के निस्संत दमन और राज्यों द्वारा किए जाने वाले हिंसा के प्रयोग का भरपूर मुकाबला कर सके। नेपाल में आयोजित आज़ाद दस्ता की कार्यवाही से प्रेरित होकर बिहार के पूर्णिया और भागलपुर में भी इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना की गई। 1943 के अंत तक आज़ाद दस्ता सफलतापूर्वक अपना कार्य करता रहा, लेकिन नेपाल सरकार की सहायता से ब्रिटिश सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह प्रयास शिथिल पड़ गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण इस समय कुछ भूमिगत गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाते रहे। इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार से संपर्क भी स्थापित करने की कोशिश की, किंतु उनका यह प्रयास असफल रहा। इस आंदोलन के दौरान हिंसा और पुलिस दमन के अनेक मामले जो है वो प्रकाश में आए। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडे फहराने की कोशिश में पुलिसों की गोलियों का शिकार होना पड़ा। जगलाल चौधरी द्वारा सारण में पुलिस थाने को जला दिया गया। चंपारण में एक पृथक सरकार का गठन कर लिया गया। कुलानंद वैदिक द्वारा दरभंगा में और कर्पूरी ठाकुर ने सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर में थाने को जला दिया गया, जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। डुमराव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। इस आंदोलन में आदिवासियों की भागीदारी देखी गई, जिनमें छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने और खासकर ताना भगत आंदोलनकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में ब्रिटिशों को भारी चुनौती दी गई। जमशेदपुर में टिस्को टाटा जो कंपनी थी ये स्टील वाली, तो टिस्को के मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई। डालमिया नगर में रोहतास इंडस्ट्री के श्रमिकों भी हड़ताल पर चले गए और इन लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। मुंगेर में आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। सरकार की तरफ से मुंगेर न्यूज नामक अखबार निकाला गया, जिससे सरकारी बातों को प्रचारित किया जाने लगा। 11 अगस्त को संथाल परगना में विनोदानंद झा के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस आंदोलन में एक विशेष घटना देखी गई, जिसमें छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया था और इस ट्रेन को अपने नियंत्रण में लेकर आंदोलन का प्रचार प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया। इस ट्रेन को स्वराज ट्रेन नाम दिया गया। इसने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त को श्रीमती शांति देवी द्वारा छपरा में एक जुलूस निकाली गई। इस जुलूस पर पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया, लेकिन तभी महिलाओं द्वारा पुलिस हमारा भाई है का नारा लगा दिया गया। इस नारे से भारतीय सिपाहियों का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने लाठीचार्ज करने से इनकार कर दिया। 11 अगस्त को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग के मुख्य सड़कों पर एक जुलूस निकाली गई। सियाराम सिंह के नेतृत्व में
उत्तरी भागलपुर में आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी। सारण जिला के रघुनाथपुर, सिवान, परसा, माझी, एकमा, दिघवारा, दरौली, बैकुंठपुर एवं गड़खा में ब्रिटिश प्रशासन की धाराशाही कर स्थानीय लोगों ने स्वतंत्र मंडल नाम से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि समांतर सरकार स्थापित की। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 15,000 से अधिक व्यक्ति सिर्फ बिहार में बंदी बनाए गए, जिसमें लगभग 9,000 लोगों को सजा हुई, 134 व्यक्ति मारे गए और 362 घायल हुए। इस आंदोलन ने अंततः सरकार को सोचने पर और अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और भारत की आज़ादी के लिए यह अंतिम जनव्यापी या राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन साबित हुआ। ठीक है, तो ये था बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन।